बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम से THN में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। आई होप आप ठीक ठाक होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। शहर में मौसम में तब्दीली तो अच्छी है, खुशनुमा है। रात को अच्छा खासा ठंडक का एहसास, बल्कि रात को तो ऐसी कुछ फीलिंग आ रही थी जैसे सर्दियाँ आने वाली हैं, आ चुकी हैं। खैर, हम आगे चल के इस पर ज़रूर बात करेंगे और इससे जुड़े कुछ फैसले, मौजूदा सूरत हाल से स्मॉग के तदारुक के पेश नज़र जो एक स्टेप किया गया है उस पर भी बात करेंगे और इसके साथ साथ कुछ दीगर खबरें भी शामिल करेंगे। हमने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करना है आज की टॉप स्टोरी से। आज की खबर क्या है? इंसदाद स्मॉग मिशन, वज़ीर आला इन एक्शन। 18 अक्टूबर से शहर लाहौर में शटर डाउन की तजवीज़। शहर में इंसदाद स्मॉग के लिए दफ़ा 144 नाफिज, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। रेलवे स्टेशन से ग्रीन टाउन तक इलेक्ट्रिक बसें चलाने की मंजूरी। वज़ीर आला ने मेट्रो का किराया बढ़ाने की समझी मुस्तरद कर। और एक्साइज ने टैक्स का सालाना टारगेट हासिल करने के लिए लाहौरियों को टारगेट दे दिया। तो खबरें आप जान चुके हैं। खबरों की डिटेल्स के लिए हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं। अली साई साहब और दुर्रे नायाब ने ज्वाइन किया है, अपने शो में वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच। खबर पे जो इसका असल वजह है वो तो हम डिस्कस करेंगे ही करेंगे, लेकिन कुछ ज़ाती मामलात पहले डिस्कस कर लेते हैं। वो होता है ना, इस तरह के जब फैसले होते हैं तो हमारी फील्ड है, साई साहब दुर्रे नायाब, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। साई साहब, आपको जब छुट्टी का ऐलान बचपन में होता था बड़ी खुशी होती थी, स्कूल की छुट्टी, और बंदे को रात को खबरों में पता चलता था जब सुबह स्कूल बंद है, अलहदा से एक्साइटमेंट होती थी। अब तो इन खबरों की कोई एक्साइटमेंट नहीं। मेरे जब से कोविड की छुट्टियां आई हैं उसके बाद ये आपको पता मुसलसल ही चलती आ रही हैं, और बच्चों को तो पिछले दिनों भी CM साहब ने छुट्टियां की थी। बिल्कुल, मैं कह रही हूँ हमारे लिए एक्साइटमेंट, हमारे लिए बड़ी एक्साइट, अभी भी हमारे लिए वही एक्साइटमेंट है, क्योंकि हमारा जो शोबा है इसमें छुट्टी बड़ी मुश्किल से मिलती है। मैं वही तो कह रही हूँ हमारे लिए। और हम इतवार के रोज भी, यानी मेरी अगर इतवार को छुट्टी है या दुर्रे भाई की, इधर तो पता चलता है सम टाइम अब दुर्रे नायाब जो बीट कर रहे हैं, और अभी हमारी बात आपको छुट्टी पे भी बुला लिया जाता है। नहीं, अभी बात हो रही थी कि दुर्रे भाई रात को 2 बजे घर पहुंचे, तो अभी सुबह आपने प्रोग्राम में बुला लिए। तो हमारा तो काम ही ऐसा है कि हम चाहे सैटरडे संडे कोई भी हो, ऑफ भी हो, तो अगर दफ्तर ने बुला लिया तो वहाँ पहुँचना पड़ता है, या कोई असाइनमेंट ऐसी मिल जाती है जिसपे ऑफिस आपको नहीं भी कहता तो आपको खुद जाना पड़ता है, क्योंकि आपकी बीट है, कई आपके इवेंट्स इतने ज़रूरी होते हैं कि उनको कवर करना पड़ता है। लेकिन जब छुट्टी आती है तो जो हमारे दफ्तर में जो पॉलिसी पहली दफ़ा हुआ है, किसी भी मीडिया हाउस में 2 छुट्टियाँ दी। बिल्कुल, मैंने 2 छुट्टियाँ की, बड़ी मुश्किल से गुजरी हैं। दुर्रे भाई का मुझे पता नहीं, खर्चा डबल हो गया। नहीं, कभी नहीं लग रहा था अभी बुला लेंगे, अभी बुला लेते हैं हमें। नहीं, वो बुला लिया है उन्होंने, खबर तो मेरे 12 की ली है, 3 की भी ली है, लेकिन चलें, वो मैं ड्यूटी पे नहीं गया, पेट्रोल बचा है मेरा, लेकिन पेट्रोल तो बचा है, घर का खर्चा डबल हुआ है। हमें तो ये है कि CM साहब की वैसे थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ता है, बल्कि बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ता है। तो बस वो हफ्ता कोई ज़्यादा फील नहीं होता कि छुट्टी हो रही है, और हर तरफ ड्यूटी होती है, बल्कि आजकल तो लंबे लंबे विजिट्स कर रहे हैं वो। और कल जिस तरह वो गुजरांवाला गुजरात गए थे, रात 2 बजे आए, फिर सुबह से फिर 2 बजे रात को फिर वो लगे हुए थे। और मैं आपको बताऊँ ऑनेस्टली, किसी को नहीं पता था, किसी डिवीजन में किसी को नहीं पता था, ना किसी ब्यूरोक्रेसी को पता था, ना पुलिस। अच्छा, ये उनके अपने पर्सनल जो 7 लोग होते हैं, ड्राइवर और साथ उनके जो स्टाफ ऑफिसर वगैरह, वो भी कहते हैं हमें इस चीज़ का नहीं पता होता। नहीं पता था, तो वो फिर ये सरप्राइज हम उतर के एक दूसरे को कहते हैं कि यार आप तो बता देते, कहते यार हमें पता होता है। वो तो कहते हैं कि बस गाड़ी एकदम ना उनको कुछ नजर आ जाए, कोई हॉस्पिटल, कोई खास तौर पे कहीं पे रश, कहीं पे गन, कोई चीज, बस वहाँ पे रुक जाते हैं। कल मैं आपको बड़े मजे की बात बताता हूँ, किसी की भी शामत आ सकती है। हम गुजरांवाला के अंदर एंटर हुए, तो अभी कॉन्वे जा रहा है, बहुत छोटा 4-5 गाड़ियों को कॉन्वे था बस। तो अचानक पता लगा कि CM उनकी गाड़ी कहीं और मुड़ गई है, कॉन्वे कहीं और निकल गया। तो उनको किसी जगह पार्क में कूड़ा नजर आ गया, वो पार्क की तरफ मोड़ के वहीं खड़े होकर उन्होंने कल DGPH को फिर शोकास किया। तो आप देखें कि इस तरह से अगर काम होता रहे हर जगह पर, मतलब आपकी कमांड जो है वो बस एक्टिव होनी चाहिए। बात हमारी छुट्टी की हो रही है, छुट्टी का हमें कोई फायदा नहीं, मैं वही तो कह रही हूँ, छुट्टी का हमें कोई फायदा नहीं। लेकिन अब ये छुट्टी अनाउंस की हुई है, खबर की तरफ आ जाते हैं। जो इसका असल मकसद है वो भी बरकरार रहना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ तो छुट्टी होती है तो लोगों की याचियाँ दूसरी शुरू हो जाती हैं। अच्छा जी, इसका मकसद जानेंगे और ये फैसला क्यों किया गया। तालीमी इदारे बंद रखने की तजवीज़ है, स्मॉग का खात्मा, 2 माह
ہر بدھ کو شٹر ڈاؤن پلان جو ہے وہ تیار کیا گیا ہے. درے نائب آپ ذرا ڈیٹیل میں بتا دیں مقصد اس کا کیا ہے, کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ اچھا جی, یہ بڑی بات ہو رہی تھی جس میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک ورڈکٹ تھوڑا سا عدالت کا بھی آیا تھا جی کہ دیکھیں یہ بڑا اس کو سیریس لینا چاہیے. عدالت میں تو مسلسل یہ کیس چل رہا ہے اس موقع پر. اب اس کے اندر جو ہے وزیر اعلیٰ نے اپنی کابینہ کے ساتھ خود بھی انہوں نے بہت زیادہ چیزوں کا جائزہ لیا. انہوں نے کہا ہم کیا ایسا کر سکتے ہیں کہ جس کے ملٹیپل فائدے ہوں, یعنی کہ صرف چھٹی نہ ہو, اس پہ لوگوں کو گھر تک پابند کرنا, ان کو تھوڑا ریلیکس کرنا وہ بھی ضروری ہے نا. آپ کو پتہ ہے آپ کو چھٹی کل مل جائے تو آپ نے تو یا اپنے کہیں سسرال میں کہیں پہ ان لاز میں کسی جگہ بھی آپ نے ملنے ملانے کا پروگرام بنانا ہے. اور اگر اس کو ویک ڈے کی بجائے اگر یہ جمعے کو جوڑ دیتے تو لوگوں نے تو گلیات میں شمالی علاقوں میں نکل جانا تھا. اچھا, اب یہ بہت سارے چیلنجز تھے تو انہوں نے کہا کہ ایک تو اس کو ہم ویک ڈیز کے ساتھ ریلیٹ کریں گے, آپ کو ویکنڈ پہ نہیں جوڑیں گے. دوسرا اس میں ایسا میکنزم بنایا جائے کہ اسکول, کالج, دفاتر, دکانیں, ہر چیز ذرا بند ہو, لوگ گھر میں بیٹھیں, لوگ ذرا اس میں ٹھہراؤ لائیں. واقعی آپ کا جو تغیراتی تبدیلی ہے بہت زیادہ ہے اور آپ کے تعمیراتی پروجیکٹس بھی چل رہے ہیں, آپ کے اندر بہت ساری ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں لاہور شہر کے اندر. اب دسمبر تک سارے پروجیکٹ کمپلیٹ ہونے ہیں, اس کے لیے میسیو ایکٹیویٹی بھی چل رہی ہے. فیصلے پر لے کر آنا, یہاں تو تاجر ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں احتجاج کرنے آ جاتے ہیں. وہ بس ایک آدھ گروپ ہوتا ہے ہمیشہ, ان کے اپنے تحفظات ہوتے ہیں, لیکن اگر ان کو بیٹھ کے سنا جائے وزیر اعلیٰ تو سب کچھ سنتے ہیں. آلٹرنیٹو سنڈے کو انہیں دکانیں اوپن کرنے, یہ ایک تجویز آ رہی ہے جی کہ آپ پھر سنڈے کو آلٹرنیٹ اوپن دے دیں. تو اس میں شادیوں کا سیزن ہے, اس میں پھر یہ کچھ تجویز دے رہے ہیں کابینہ کے ارکان بھی, شاپنگ ہوتی ہے بس کچھ دن کابینہ کے ارکان تجویز دے رہے ہیں کہ جی آپ اس کو کمپلسری نہ کریں, آپشنل کر دیں. اگر کوئی اتوار کو کھولنا چاہتا ہے اپنے حساب سے, ہم فرض کر رہے ہیں جس طرح آپ نے شادی کی بات کی ہے, بانو بازار, انارکلی, لبرٹی اور یہ ساری اگر مارکیٹیں کھلنا چاہتی ہیں تو بالکل کھلنی چاہیے. اس میں آپ کا سیزنل رش جو ہوتا ہے وہ ضروری ہوتا ہے. ابھی یہ کل آج امپلیمنٹ ہو جانا تھا, لیکن اس پہ نا پھر ایک ریویو لے رہے ہیں. یہ فیصلہ آپ کابینہ میں لے کے دوبارہ جا رہے ہیں کہ کیا ہم نے جو فیصلہ کیا ہے وہ درست ہے کہ اس پہ کچھ سیکنڈ تھاٹ آنی چاہیے, کچھ بہتری آنی چاہیے. تو وہ اب کابینہ کے کسی بھی دن اجلاس پہ یہ فیصلہ ہوگا. مجھے امید ہے کہ یہ نیکسٹ وینسڈے سے امپلیمنٹ ہو جائے گا. پر ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جن کو فائدہ ہوگا ان کو گڈ لک کہنا چاہیے, اور جس مقصد کے لیے یہ ہے پھر آپ کو گھر میں رہنا بھی. کل میں ایک سوری آپ کو انٹرپٹ کر, کل میں ایک پڑھ رہا تھا, میرا خیال ہے ہماری کسی رپورٹر نے خبر دی تھی کہ پیر, منگل اور بدھ کو بڑی سموگ ہوتی ہے. اس لیے اس چیز کو فوکس کیا گیا ہے کہ ان 3 دنوں میں سے کوئی ایک دن. اور پھر درے بھائی جو بتا رہے ہیں کہ اگر ویکینڈ کسی بھی سیٹرڈے سنڈے یا سنڈے کو منڈے کے ساتھ ملائے تھے تو لوگوں نے, اب وہ صحیح صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ ہفتہ اتوار کو لوگ گھروں میں ہوتے ہیں نا, اس کے بعد ہیزرڈ نکلتے ہیں تیزی کے ساتھ نکلتے ہیں, تو پھر اس سے اسموگ کہتے ہیں بڑھتی ہے. لیکن وہ جو آپ کے سامنے چیزیں ہیں پچھلے 3-4 سال سے تو یہ بڑا مسئلہ چل رہا ہے اور بڑے زور و شور سے چل رہا ہے. لیکن ہوتا یہی ہے کہ جب یہ سر پہ آتا ہے کام تو تب چیزیں جو ہیں وہ متحرک ہوتی ہیں, آپ کی انتظامیہ کام کرنا شروع کرتی ہے. لیکن اب ہم نے دیکھا ہے کہ اس دفعہ جو اقدامات ہو رہے ہیں وہ پہلے کی نسبت بہتر ہیں, کیونکہ چیزوں کو گراؤنڈ لیول پہ جا کے دیکھا جا رہا ہے. یہاں تک نہیں ہے نا, چلیں آپ اس کا عام تعطیل کا اعلان تو کر دیں گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں ہیں, یہی بات کرنی ان پر آپ بھٹوں کے خلاف کیا کارروائی کر سکیں گے؟ کیونکہ یہ چیزیں ہم سنتے ہمیشہ ہر سال سنتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ وہ بدامی باغ اور اس سے پیچھے بند روڈ کی سائڈ پہ بہت ساری فیکٹریز ہیں. اس کی ساری میں ایک دن دیکھ رہا تھا کہ اسپیشل برانچ نے بھی پوری ایک ڈیٹیل رپورٹس بنا کے دی تھی, خود ماحولیات والوں نے بھی رپورٹس بنائی ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ امپلیمنٹ کرایا جائے. 2 ماہ کے لیے اگر کہیں تو ان کو بند, علامتی بند نہیں ہونی چاہیے, پھر بند ہونی چاہیے. آپ نے اگر کسی جگہ پہ جا کے تالا لگایا ہے تو وہ اندر سے بھی تالا ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ باہر تالا لگا ہوا ہے اندر اسی طرح کام چل رہا ہے, اور یہ ہو رہا ہے اور ہر جگہ پہ ہو رہا ہے. اور دوسرا آپ کے سامنے آپ کی پرانی گاڑیاں ہیں, آپ کو پتہ ہے پنجاب میں 2.5 کروڑ گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں رجسٹرڈ ہیں, اور اس کا تقریباً یہ 50% سے زائد لاہور میں رجسٹرڈ ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اس کے لیے ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ یا جتنے بھی متعلقہ ادارے ہیں ان کو کام کرنا ہوگا. ٹریفک پولیس کی جانب سے مسلسل یہ کہا جا رہا ہے, ڈائریکشن دی جا رہی ہیں کہ جو دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں ہیں ان کے خلاف ایکشن لیا جائے, ان کے چلان کیے جائیں. وہ سارا کچھ ہونے کے باوجود آپ کو سڑکوں پہ بہت ساری ایسی گاڑیاں, رکشے نظر آ رہے ہوتے ہیں جو اسی طرح دھواں چھوڑ رہے ہیں. اور پچھلے کئی سالوں سے اگر ان کے خلاف آٹو رکشے اتنا اگر یہ کریک ڈاؤن چل رہا ہے تو پھر وہ ختم ہونے چاہیے. اور جو آپ نے نا بات کی ہے نا اس میں دیکھیں زگ زیگ ٹیکنالوجی تھی,
उसमें आपकी भट्टों की चिमनीज पे, फैक्ट्री की चिमनीज पे इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई, इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। अगर आज जिगजैग टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट होती, आपकी चिमनीज पे, फैक्ट्रियों की चिमनीज पे, आपके भट्टों की चिमनीज पे, जितने भी आपका 50% से ज्यादा जो है इस स्मोक इशू कंट्रोल हो जाना था। फ्यूल क्वालिटी हमें देखना बड़ा जरूरी है, क्योंकि आपका अगर फ्यूल खराब होगा तो गाड़ियां खुद ब खुद। भाई फ्यूल क्वालिटी का हाल देखें, आपका ये अगर पेट्रोल थोड़ा सा 300 तक ना जाता तो यहाँ पे कौन घर पे बैठने को तैयार था? हर बंदा तो अपनी गाड़ी लेके निकला हुआ है, बच्चे जा रहे हैं वो अपनी गाड़ी पे जा रहे हैं, बेगमात जा रही है वो अपनी गाड़ी पे जा रही है, साहब अपनी गाड़ी पे जा रहे हैं, घर का सौदा साफ लेने के लिए ड्राइवर एक और गाड़ी पे जा रहा है। तो हमें गाड़ी कल्चर ने बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। दूसरा नुकसान ये जो आपके अशराफिया का गाड़ी कल्चर है, दूसरा नुकसान आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना होने का होगा। तीसरा नुकसान आपने जो कंट्रोल नहीं किया मोटरसाइकिल रिक्शों पे आपने और चीज़ों पे, उन्होंने बर्बाद कर दिया। अब आपके 3 फैक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। मैं एक तरफ अगर महंगाई का और दूसरी तरफ रुझान है, तो इसका एक इम्पैक्ट पेट्रोल वाली प्राइसेस हाइक का ये भी है कि अब आपको लाहौर शहर की सड़कों पे वो गैर मामूली रश नजर नहीं आता। मैं 2-4 दिन से ये नोट कर रहा हूँ, प्रॉपर नोट कर रहा हूँ। है मैं एक दिन पेट्रोल पंप वाले से पूछ रहा था तो उसने कहा कि पैसे बढ़ गए हैं, लीटर कम हो रहे हैं, यानी सेल में वो हमारा पेट्रोल कम सेल हो रहा है, पैसे क्योंकि कीमतें बहुत बढ़ गई हैं तो। और सही सब लोग सोच समझ के जा रहे हैं कि अगर मैंने शादरा जाना है या शादबाग जाना है या मैंने मुस्लिम टाउन जाना है, तो जौहर टाउन से आना, तो मैं सोच समझ के जाऊंगा, मैं अपने सारे काम जमा करूंगा, फिर मैं उस रूट को पकड़ूंगा। ये नहीं होगा कि अच्छा यार मैं आज शादरे चला जाता हूँ तो कल मैं जाके रास्ते में जो है ना अनारकली में काम कर लूंगा। भाई पहले ये हो रहा था, आप हर दिन एक काम उसी सेम रूट पे रोज जा रहे हैं, रोज आ रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं। अब लोग प्लान करते हैं, लोग दुकानों पर जाके ऑर्डर जो देते हैं, कपड़ों वालों को हर से लड़ते हैं कि हमें एक टाइम देना और ये चक्कर नहीं लगवाने आपने। और या लोग कोशिश करते हैं कि हम कोई बाइक राइड बुक कर लें, वो डिलीवरी हो जाए तो हमें ना जाना पड़े। ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये मैनेजमेंट है, ये अच्छी चीज़ है। पेट्रोल की प्राइस हाइक का इम्पैक्ट अपनी तरफ, लेकिन ये मैनेजमेंट लोग जो सीख रहे हैं ये अपनी जगह, इसकी इंपॉर्टेंस कोई ऑप्शन तो निकाली है। अच्छा, जब छुट्टी का ऐलान होता है ना तो बहुत सारी चीज़ें आपको तंग करने लग जाती हैं। फार्मेसीज वाले कहते हैं आया हमें छुट्टी की ऑप्शन है या नहीं है, बेकरीज, फूड पॉइंट्स, तो इनके बारे में नहीं, वो सेट पैटर्न है आपका। जो लॉकडाउन के दौरान जो चीज़ें डिफाइन हो चुकी हैं, ठीक है, जो चीज़ें खुलनी है वो खुलनी है। आपकी रोजमर्रा की जरूरियात जो मैंडेटरी है वो तो नहीं, मैंडेटरी है ना। सब्जी फलों वाली दुकान, फार्मेसी आप नहीं कर सकते बंद ना, आपका दूध दही खराब हो जाएगा, गल सड़ जाएगा, आपकी अद्वियात ना मिलने से मरीज मुतासिर होंगे, पेंशन वाली चीज़ नहीं मिलेगी। ये तो एमरजेंसी मैंडेटरी है ना, तो वही लिस्ट इम्प्लीमेंट होगी जो मैंडेटरी पे है, जो स्मोक के अलावा आपके लॉकडाउन पे इम्प्लीमेंट हुई है। लेकिन ये जो हैज़र्ड चीज़ें हैं ना, नहीं, वो नहीं, हमारे लिए बेहतर है ना। अगर स्मोक पे देखें काबू पाने के लिए गवर्नमेंट एक इस तरह कदम उठा रही है कि इसमें गवर्नमेंट का अपना भी तो लॉस है, अरबों रुपए का, करोड़ों रुपए का आपका एक दिन का रोजाना जाएगा। तो गवर्नमेंट अगर ये चीज़ बर्दाश्त कर रही है पब्लिक के लिए, तो पब्लिक को भी तो सोचना चाहिए। मसला ये है सोसाइटी हमारी हर चीज़ को अपने ऊपर बोझ लेती है और उसमें बहुत थोड़े लोगों को फ़ायदा हो रहा है, बाकी है नहीं साथ खड़े होते हैं। तो मसला ये है कि अगर गवर्नमेंट इस चीज़ को बावर करवा रही है और ये चीज़ करना चाह रही है कि हमारी सेहत के लिए बेहतर है, हमारा माहौल बेहतर होगा, तो इसके लिए हमें पब्लिक को भी साथ देना चाहिए, हमें सोसाइटी को और तमाम इदारों को भी, माहौलियात डिपार्टमेंट को भी इसमें अब एक्टिव होना है। और माहौलियात का डिपार्टमेंट अगर एक्टिव होता तो पिछले 4 साल से हम सुनते आ रहे हैं। ये लोगों को आदत हो जाएगी। दूसरी बात है कि आप अपने 12 घंटे जो एक दिन बंद रखेंगे उसको 1-1 घंटा बढ़ा के कारोबारी हजरात अपना पूरा कर सकते हैं बैकलॉग की, ऐसी बात नहीं है। और लोगों को आदत हो जाएगी जी हमने हफ्ते को बाजार बंद है या बुध को बाजार बंद है तो क्या जरूरत है, हम अपने काम कर लेंगे, जुमेरात कर लेंगे, जुमा कर लेंगे, हफ्ते को छुट्टी उस दिन कर लेंगे, क्या जरूरत है पूरा हफ्ता निकलेगा। नहीं, अगर इसके अच्छा रिजल्ट आता है तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छा फैसला। अच्छा मुझे बताएं, आप खातून हैं, कपड़े लेना कोई इमरजेंसी नहीं होती। नहीं इमरजेंसी, लेकिन आप लोगों ने घरों में इमरजेंसी बनाई होती है। अच्छा, एक विंडो शॉपिंग भी कोई इमरजेंसी होती है? मुझे बताइए अच्छा, कि पहले हमने जाके देखना है। जिस तरह से फ्यूल प्राइस और ये दीगर चीजें ना, ये रुझान पहले आप हम लोगों ने तो कम कर दिया। 3-4 लोगों का ग्रुप बना होता है, पहले पूरी मार्केट घूम के आती है। मैं ब्रेक ही ले लेती हूँ, आप लोग पीछे पड़ गए। खैर, इसमें ये फैसला तब अच्छा साबित होगा जब मैंने कहा सिटी ट्रैफिक पुलिस भी अपना काम अच्छे तरीके से करेगी, माहौलियात डिपार्टमेंट भी एक्टिव होगा, ये भट्टों के खिलाफ फैक्ट्रियाँ धुआं छोड़ने वाली हैं इनको भी अगर आप बीच में लेकर आएंगे, क्योंकि छुट्टी का मतलब ये नहीं है कि सब लोग छुट्टी करके घर बैठ जाएं तो स्मॉग होगा, कमी लाजमी होगी, लेकिन जो दीगर इसके अनासर हैं उनको काबू करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ब्रेक होगी, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे स्टे के साथ।
वेलकम बैक वंस अगेन। अभी हम खबर की तरफ तो आएंगे, लेकिन सिटी ट्रैफिक पुलिस जो एफर्ट कर रही है मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र जो उन्होंने इकदाम उठाया वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ जी। माहौलियाती आलूगी और स्मोक के खिलाफ ये फैसला किया गया है जी, बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब के हुक्म पर स्मॉगी व्हीकल्स के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला किया गया है। धुआं छोड़ने वाली कोई भी गाड़ी शहर में दाखिल नहीं होगी। CTO लाहौर ने सर्कल अफसरान को अपनी निगरानी में माहौलियाती आलूगी और स्मोगी व्हीकल्स के खिलाफ क्रैकडाउन के अहकाम जारी कर दिए हैं। शहर के दाखिल और खारजी रास्तों पर 7 खुसूसी टीमें और नाके तश्कील। शहर के अंदर चलने वाली स्मोक ट्रांसपोर्ट को 2,000 रुपये जुर्मानों के अहकाम जारी किए गए हैं। जुर्मानों वाली और सब कैसे देखते हैं आप? ये बड़ी अच्छी ऑप्शन है जब गवर्नमेंट इस तरह के इकदाम कर रही है, और मेरा ख्याल है ये कोर्ट की जानब से डायरेक्शन है कि 2,000 रुपया जो स्मोक छोड़ने वाली गाड़ियाँ उनके खिलाफ चलान किए जाएँ। तो एक तो बात ये हो गई कि चलान जो हो रहे हैं, दूसरी बात ये है कि धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों का शहर में दाखिला बंद होगा। पिछले तकरीबन 4-5 साल से तो सुन ही रहे हैं जब से ये स्मोक का इशू चल रहा है। वाकई आपने सही कहा। और ये गाड़ियाँ ख़त्म ही नहीं होती। आप सुबह सुबह मेरे आगे जो गाड़ी आ रही थी तो धुआं छोड़ रही थी, स्मोक छोड़ रही थी। अच्छा, आप सही साहब सरकारी गाड़ियों में है ना जो असल धुआं छोड़ती हैं, आप और आवाम की तरफ आए बाद में, लेकिन अच्छा एक बात सुने, जितने भी क्रैकडाउन होते हैं उसमें कहा जाता है सरकारी व गैर सरकारी गाड़ियों के खिलाफ एक्शन हो रहा है, सरकारी व गैर सरकारी इदारों के खिलाफ एक्शन हो रहा है। आप मुझे बताएं कितने लेस्को ने कितना बड़ा एक्शन किया है पिछले तकरीबन 1.5-2 माह से। सिपरा साहब दे रहे हैं कि इतनी बिजली चोरी पकड़ी गई थी। नहीं, सरकारी दफातर तक किसी एक दफ्तर की बता दें। आपको मैं मजे की बात बताता हूँ, ये किसी भी जेल में चले जाएं, किसी भी थाने पे चले जाएं, उसकी बिजली काटेंगे, अलामती तौर पे खबर बनाएंगे और उसके बाद फिर बहाल हो जाएंगे। अच्छा सही साहब, लाहौर वेस्ट के कूड़ा उठाने वाले डंपर, आपके ये लेस्को के सारे पुराने ट्रांसफार्मर ले जाने वाले ट्रॉलियाँ, आपके मशीनरी आपकी जितनी हैवी है वो इतना धुआं छोड़ती है कि वो इतनी पुरानी है कि अकबर बादशाह के ज़माने की वो गाड़ी। चलिए अब इस पे तो 2,000 जुर्माने से देखिए हालात की बेहतरी क्या आएगी। हमारे पास दुरे नायाब की खबर ये है जी, रेलवे स्टेशन से ग्रीन टाउन तक इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। वज़ीर आला ने मेट्रो का किराया बढ़ाने की असम्बली मुस्तरद कर दी। पहले मेट्रो के किराए पे बात कर लेते हैं, फिर आते हैं इलेक्ट्रिक बसों पर। मुझे ये वैसे मुश्किल लगता है इलेक्ट्रिक बसें, क्योंकि ये माहौल दोस्त होंगी या नहीं होंगी, हमारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है या नहीं। मेट्रो का किराया जो नहीं बढ़ाया ये बहुत अच्छा किया। अच्छा, कल बोर्ड का इजलास था मेट्रो बस अथॉरिटी का, वज़ीर उसके चेयरमैन होते हैं, तो बड़ी फरमाइशें लेके मेट्रो बस अथॉरिटी लेके आई हुई थी कि जी हम बड़े मर रहे हैं, डूब रहे हैं, हमें बड़े आप फैसिलिटेट करें, सब्सिडी दे दें, नहीं तो आप 15 रुपये बढ़ा दें। लेकिन ये 15 रुपये एक आम बंदे पे बोझ डालने का मकसद, मैं आपको ये बताऊं कि मेरी गाड़ी कुछ दिन से कुछ इश्यूज थे तो ऑफिस में करवा रही थी, उसकी थोड़ी मेंटेनेंस हो रही थी, तो मैंने 2 दिन मेट्रो बस में सफ़र किया, मैंने 2 दिन ऑरेंज लाइन में सफ़र किया। यकीन करें तिल धरने की जगह नहीं थी। ठीक है, लोग नीचे बैठे हैं, दरवाज़ों के साथ बैठे हैं, बाकायदा जहाँ जिसको जगह मिल रही है खड़े हैं, और इतना रश, मतलब कि हमें तो कम मौका मिलता है, हम तो सफ़र नहीं करते, अपनी व्हीकल्स होती हैं, लेकिन मुझे एक्सपेक्ट नहीं मैं कर रहा था कि इतना ज़्यादा रश था। अब मुझे ये बताएं, गरीब लोग, आम लोग, नौकरी पेशा, आपके छोटे, आपके स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा, वो 15 रुपये का बोझ अगर उन पर डालेंगे तो कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी है। आप कितनी ज़्यादा रॉयल्टीज़, कितनी ज़्यादा अयाशियाँ सरकारी अफसरान को दे रहे हैं। तो आप देखें ना, यही पॉइंट ऑफ सीएम ने कहा ना। भाई कल खबर थी ना वो बच्चों के पास, जब सीएम साहब गए तो उन्होंने कहा हमारी वो मेट्रो का जी वो यही बात है ना। उन्होंने कहा जी कि अब आप अगर सरकार को मैं 15 रुपये घटा दूँ कोई फैसिलिटी में तो अच्छा लगेगा, जो कि ऑलरेडी 15 नहीं 15,000 की फैसिलिटी ले रहे हैं, इक्वल टू 1% आम बंदे के एक सरकारी अफसर ट्रांसपोर्ट की, आपका हाउस रेंट की, लॉन्ग डिस्टेंस अलाउंस, पता नहीं कौन सा अलाउंस, XYZ अलाउंस, आप इतने हज़ारों रुपए जब ले रहे हैं तो आप एक आम शहरी के पीछे 15 रुपए के पीछे पड़े हुए हैं। आप इनकी पे स्लिप देखें ना तो ये गाड़ी भी ले रहे होते हैं, फिर ये इन्होंने घर भी लिया होता है, लेकिन इसके बावजूद इनको सारे अलाउंसेज मिल रहे होते हैं। हालांकि उनकी डिडक्शन होनी चाहिए ना, बड़ी माइनर सी डिडक्शन होती है। मैं एक्साइज को जब देख रहा होता हूँ कि गवर्नमेंट के लिए बना रहे होते हैं अगले साल के लिए कोई ये सारी चीज़ें तैयार कर रहे होते हैं टैक्सेशन के हवाले से, कभी मैंने नहीं इनको देखा कि ये सोच रहे हों कि पब्लिक पे इम्पेक्ट क्या आएगा। ये कहते हैं 5 मरले वाला घर है, वो हर बंदे को इसी सोचते हैं कि पता नहीं उसका कितना बड़ा बिजनेस होगा, इस पर ये इतना टैक्स लगा देंगे। 10 मरले का घर है, इस पर मैं अक्सर उनसे पूछता हूँ, मैंने कहा भाई कभी आपने ग्राउंड लेवल पे सोचा इस चीज़ को? नहीं जी हमारा रेवेन्यू जो है वो 30% बढ़ जाएगा, 20%। तो मैंने कहा भाई लोगों को तो देखें उनके चीज़ें क्या चल रही हैं, नहीं अगर किसी के पास गाड़ी है तो उसका इतना टोकन टैक्स बढ़ जाना चाहिए। ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे, लेकिन सारे लोग इस तरह अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप और अफसरान के पास, मैं आपको सच्ची बात बताऊं,
نہ ان کو اپنے گھر کا کوئی فکر ہے، نہ ان کو گاڑی کا فکر ہے، نہ ان کو کپڑوں کا فکر ہے، نہ ان کو کسی اور چیز کا فکر ہے، چونکہ گھر بڑے افسران کا چلتا ہے دفاتر کے پوائنٹ سے یا کسی کلائنٹ سے، گاڑی ان کی چلتی ہیں، ایک گاڑی نہیں چلتی، ایک سرکاری گاڑی ملتی ہے اور ساتھ جو 5-4 اور گاڑیاں گھروں میں ہوتی ہیں وہ ساری کا فیول جو ہے وہ چلتا ہے دفتر سے۔ میں نے دیکھا ہے کہ افسر کے گھر میں جو مرغے ہیں ان کے دانے سے لے کے ان کے باہر جانے کے ٹکٹس جو ہیں وہ بھی دفتر سے تو آپ اپنے آپ کو نہ سوچیں، اور آپ کی تنخواہ تو آپ تنخواہ بینک سے اس لیے نکلواتے ہیں کل کو کوئی پوچھ نہ لے بھائی آپ کی سیلری استعمال ہی نہیں ہو رہی، آپ کو دیکھیں نا عادت ہی نہیں رہی، اس کی بھی سرکار ذمہ دار ہوتی ہے کہ اگر ایک افسر کو آپ اتنی فیسیلیٹیٹ کر دیں گے اور تنخواہ بھی ساتھ دیں گے، اس کو خرچنے کی اپنے ہاتھ سے عادت ہی نہیں رہے گی، وہ ہر وقت کوئی نہ کوئی اپنے کلائنٹس تلاش کرتا رہے گا، بات ہے۔ میں نے جو کووڈ کے دنوں میں رات کے اوقات میں ہم ایک جگہ پہ بیٹھتے تھے، وہاں پہ شہر کے بڑے 2-3 افسر آتے تھے، بڑے بڑے، آپ یقین کریں میں نے ایک دن بھی نہیں دیکھا ان کو کہ وہ جا کے چیز منگوائی ہے انہوں نے پیسے دیے، ایسی چیز آتی تھی ساتھ کلائنٹ کارڈ بھیج دیتا ہے، ساتھ کلائنٹ کارڈ بھیج دیتا ہے، تو میرے مسئلہ یہ ہے آپ کو تو ایشوز ہی نہیں ہے، یہ جو لوگوں کے عام عوام کے ایشوز ہیں، آپ کہتے ہیں 10 مرلے گھر میں بیٹھا ہے، ضروری تو نہیں کہ 10 مرلے گھر میں جو بیٹھا ہے اس کے سارے حالات ٹھیک ہیں، صحیح بات ہے، وہ کرائسس میں بھی ہو سکتے ہیں، یہ لوگ اچھی عیاشیوں کی زندگیاں گزار رہے ہیں۔ خبر کے دوسرے حصے یہ لارج امپیکٹ تھا نا جس کو سی ایم نے کہا کہ یہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے جی، آپ آگے چلیں، آپ آگے چلیں آگے جی، ورلڈ آپ کی جو بات ہے دوسری الیکٹرک بسوں والی ہے، ورلڈ بینک پیسے دے رہا ہے، وہ اس پیسے کا صحیح استعمال کہاں کرنا ہے ٹرانسپورٹ کی پالیسی میں، اس کو کہاں سے کس طرح امپلیمنٹ کرنا ہے، اور اگر وہ پلاننگ ہو گئی ہے اگر ورلڈ بینک اگر ایک پیسے دے رہا ہے، ایک گرانٹ دے رہا ہے، تو پھر اس کو بہترین ٹرانسپورٹ کی یوٹیلائزیشن میں الیکٹرک بسوں سے بہتر کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ نے آج نہیں 10 سال بعد 5 سال بعد جو اسموک جو ایشوز ہیں آپ نے شفٹ ہونا ہے، تو وائی ناٹ ٹوڈے، تو آپ نے LTC کی پرانی کھٹارہ بسیں بند کی، آپ نے ساری میٹرو بس کی بسیں ریپلیس کروا دی، اب آپ نے اورنج لائن پہ جا چکے ہیں، اب آپ آگے جا کے لوگوں کو پبلک فیسیلیٹیٹ سے نکال کے فیولنگ سے نکال کے الیکٹرک بسوں پہ لے کے جائے نا، تاکہ اسموک کنٹرول ہو آپ کا، آپ کی اور چیزیں کنٹرول ہوں، آپ کے فیول کے جو ایکسپینڈیچرز ہیں وہ ختم ہوں، آپ کے کاربن کے جو امپیکٹ آ رہے ہیں آپ کے سانس لینے میں پھیپھڑوں پہ آپ کے وہ ختم ہوں، یہ چیزوں پہ جانا ہے۔ لیکن درے نایاب یہاں پہ دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا روڈ انفراسٹرکچر اس چیز کو قبول کرے گا۔ بھائی سندھ میں اگر چل سکتی ہیں الیکٹرک بسیں، کراچی میں چل سکتی ہیں، تو لاہور آپ مطلب کہ آپ کاش کل ہمارے ساتھ گجرانوالہ اور گجرات گئی ہوتی، یہاں تو بارشیں ہو جائیں تو پانی ہے۔ آپ کو میں گجرات وزیر اعلیٰ رہے گجرات، میں کل بہت عرصے بعد گیا، بہت عرصے سالوں بعد میں کل گجرات سی ایم کے ساتھ گیا، ٹھیک ہے، گجرات سے GT روڈ کی انٹری پہ ایک انڈر پاس آتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک سائڈ بند تھی، ایک سائڈ چل رہی تھی، اور ایک سائڈ میں اتنا پانی تھا کہ اتر جاتا نا تو شاید میرے گوڈے ٹوٹ جاتے۔ وہ مین GT روڈ ہے، یہ وزیر اعلیٰ صاحب کا شہر تھا سابق کا، اس کے بعد تو اندر جا کے جو حالات تھے نا میں آپ کو نہیں بتا سکتا، لاہور اسلام آباد کا روڈ ہے جو ہسپتال کے جو حالات تھے، سوری میں ایک خبر کو دوسری طرف لے گیا، میں ایک خبر دوسری طرف لے گیا کہ ان کے جو وہاں پہ ہاسپٹل کے حالات تھے، بچے جس بیڈ پہ لیٹے تھے اتنے کھٹمل تھے وہاں پہ، ٹھیک ہے جی، ان کی چادریں تبدیل نہیں کی تھی، اتنی بدبو آ رہی تھی کہ ہمیں ماسک لگانے پڑے، ان سے تو بزدار صاحب بہتر تھے، DG گھر میں کام، اور وہاں پہ MS صاحب پتہ کیا کہتے ہیں وزیر اعلیٰ کو کہ سر یہ تو یہاں پہ ایسا ہی کلچر چلتا آ رہا تھا، ایسا ہی کلچر چلتا آ رہا تھا۔ اچھا ایک اور بڑا مسئلہ ہے بھائی کہ یہ جتنے لوگ یہ چھوٹے شہروں میں کوئی MS لگ رہا ہے، کوئی SHO لگ رہا ہے، یا کوئی DSP لگ رہا ہے، یا کوئی AC لگ رہا ہے، یہ سارے سیاسی چھتر چھایا کے نیچے ہوتے ہیں، یہ بالکل فوکس نہیں کرتے اپنے، میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ لاہور میں رہتے ہیں، آپ کا ہمارا چونکہ ریموٹ ایریا سے تعلق ہے، وہاں پہ جو SHO ہے یا محرر ہے تھانے کا، وہ بھی بادشاہ ہے، آپ کوئی کام اس سے کروا ہی نہیں سکتے، وہ سارا دن بیٹھا رہتا ہے سیاسی لوگوں کے پاس، ان کے معاملات کو دیکھتا ہے، ان کے ہی سارے کام کرنے ہوتے ہیں، DPO بیچارہ بھی پابند ہوتا ہے، یہ کلچر ختم کرنا اور بے حسی کا اتنا عالم تھا کہ نرسری میں گئے تو چھوٹے بچے، آپ کو نرسری میں کتنے بچے ہوتے ہیں، حال ہی میں پیدا ہونے والے بچے ہوتے ہیں، وہاں پہ AC نہیں چل رہے تھے، وہاں پہ کھڑکیاں کھولی ہوئی تھیں انہوں نے، اور جالی بھی کھڑکیوں پہ نہیں لگی ہوئی تھی، تو مچھر، تو ہم نے ڈاکٹروں سے یہاں پہ کہا کہ جی آپ کو ڈینگی کا خیال نہیں، خوف خدا نہیں، فوراً پردہ آگے کر کے کہتے ہو جی سوری یہ غلطی ہوگی، اور لوگوں کے بچے پڑے ہوئے تھے وہاں پہ نرسری میں۔ بے حسی کا یہ عالم ہے۔ خیر یہ جو اچھے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں ہم گڈ لک بھی کہنا چاہیں گے، اور یہ جلدی اگر مکمل ہو تو عوام کو اس کے فائدے جو ہیں وہ پہنچیں گے، ثمرات عوام تک پہنچیں گے۔ بریک کے بعد اگلی خبر ہمارے ساتھ ہوگی۔
वेलकम बैक। और एक बड़ा इशू जिस पर हमने भी काफ़ी देर बातचीत की है, स्मॉग तदारुक। इसके लिए हाई कोर्ट की जानिब से भी बड़े अहकाम जारी किए गए हैं। टैक्स का सालाना टारगेट जो है वो हासिल करने के लिए लाहौरियों को टारगेट कर लिया है। साई साहब क्या किया जा रहा है ना? ये जो करा रहे हैं, जो करा रहे हैं साई साहब करा रहे हैं, ठीक है। ये मशवरे उनको देते हैं और वो आके जो है ये जो करा रहे हैं, ये दुरे भाई करवा रहे हैं। सबसे पहले तो ये है कि ना आपकी गाड़ी रजिस्टर हो रही है, ना ट्रांसफ़र हो रही है, ना आपको कार्ड मिल रहा है, ना आपको नंबर प्लेट मिल रही है। तो फिर किसका कसूर है ये बताने लगा। मतलब लोग कहाँ जाएं? 7 सितंबर को रीवैम्पिंग हुई और एकल सिस्टम ख़त्म करके SQL पे शिफ्ट किया, और पता नहीं कौन सी IT टीम है इनके पास। मैं तो इनको कहता हूँ ये न्यूटन है आपके पास ना, कि उनसे ये अभी तक नहीं हो पा रहा। आपकी गाड़ी ट्रांसफ़र ही नहीं हो रही। आपकी गाड़ी जो नई रजिस्ट्रेशन के साथ ट्रांसफ़र होती है वो भी नहीं हो रही। ये कौन सा मुसीदा इनके पास IT का सिस्टम है? दुनिया कहाँ जाती जा रही है। ये कोई नया सिस्टम लेकर आता है, उसमें नकाइस इतने होते हैं। फिर ना होना ये चाहिए था किसी छोटे शहर में शुरू करते। आपके जितने बग्स थे वो 1 माह में रिपोर्ट होते। आपने अपनी IT टीम पे अंधाधुंध एतमाद किया और आपका 1 माह तकरीबन 3 दिन गुजर गए हैं और अभी तक चीजें स्मूथ नहीं हुई। कितना लॉस हुआ होगा? अब कम अज कम 3 से 4 अरब का नुकसान हुआ 1 माह कम अज कम। तो इस पे मैंने 3-4 दफ़ा खबर भी दी है। CM साहब को पता नहीं इस पे नज़र नहीं पड़ी। लेकिन बात की जाए टैक्सेशन के हवाले से, तो अब इनको पूरे पंजाब को टारगेट्स दिए गए हैं। 45.5 अरब रुपया इन्होंने 1 साल में इकट्ठा करके देना है। लेकिन इसमें हम बात यह है कि लाहौरियों ने 22.5 अरब देने हैं। अच्छा। 12 करोड़ की पंजाब की आबादी में से 2 करोड़ की जो लाहौर की आबादी है उससे 22.5 करोड़, आधा तकरीबन, आधा 50% हमने देना है जी, वो लाहौरियों ने देना है। और इसमें प्रॉपर्टी टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स मामूली सा होगा, एक्साइज ड्यूटी 1-2 अरब होगी, मोटर का जो टैक्स है वो 11.5 अरब होगा। तो ये सारी चीजें प्रॉपर्टी और मोटर टैक्स। सही सर, ये जस्टिफाई है कि 35 अजला एक तरफ और लाहौर का दुरे भाई इनके, मैं कल जो डॉक्यूमेंट देख रहा था इनके डॉक्यूमेंट से, उसमें मैं ये पढ़ के मैंने ये खबर बनाई। मेरे लिए तो ये था ना कि टारगेट दे दिए गए, तो मैंने कहा यार 22 अरब से ज़्यादा अगर लाहौर ने देने हैं, 2 करोड़ के अवाम ने देने हैं, तो बाकी 10 करोड़ में क्या देना है? बाकी 35 अजला क्या कर रहे हैं? क्या करें? और पूरे पंजाब में जितने भी प्रॉपर्टी टैक्स के जो यूनिट्स हैं, 17 से 18 लाख ऐसे यूनिट्स हैं जो प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं। उसमें 33% तकरीबन 6.5 लाख जो हैं वो लाहौर के हैं। तो फिर भी आपकी जो 66% लोग हैं वो क्या? लेकिन सही से आपके पोटेंशियल इजला है। आपका देखें फैसलाबाद है, गुजरांवाला है, रावलपिंडी है, ये पोटेंशियल गुजरात है, बहुत बड़ा गुजरात है, बिजनेस बहुत है गुजरात। तो ये चीजें देखें ना, सियालकोट में बहुत सियालकोट को भी। तो ये आप मजे की बात ये है कि जितना नहीं, तो अब ये क्या प्लान तैयार क्या किया गया है, किस तरह ये वसूलियाँ इसी तरह होंगी जिस तरह पहले वो सड़कों पे नाके लगते हैं। लेकिन ये शहरियों की खुशकिस्मती है कि अभी तक इनकी मोटर ब्रांच वाला सिस्टम नहीं, वो तो आपने जीरो कर दिया ना। 3 अरब तो 22.5 में 3 अरब माइनस कर दें, वो लॉस हो गया। अभी तक जो है कल भी जो डेट गुजरी है, DG ने मीटिंग रखी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद उसमें कोई बेहतरी नहीं आई। जो डायरेक्टर मुतलका रीजन C है वो कह रहा है जी हमारे सिस्टम में कोई पैसे नहीं आ रहे, कोई चीज शो नहीं हो रही। गाड़ियां, मैंने आपसे गाड़ी खरीदी, आपका भी एट रिस्क है, मेरा पैसा भी एट रिस्क है। गाड़ी हमारे नाम, गाड़ी आप रजिस्टर्ड कराते हैं या खरीदते हैं तो आपकी सबसे बड़ा एक एम होता है कि मैं नंबर अपनी मर्जी का लूँ और जो भी लूँ मेरी नंबर प्लेट गाड़ी पे लग जाए और कार्ड मेरे पास हो। जब ट्रैफिक वाले पूछे, एक्साइज वाले पूछे, आप दिखा सकें। अब इनका मई का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, 3 लाख कार्ड पेंडिंग हो गए हैं, नंबर प्लेट 25 लाख से ज़्यादा पेंडिंग हो गई हैं, वो भी 27 अक्टूबर को ख़त्म होने जा रहा है। तो आपके पास प्लेट देने का इख्तियार रह गया, ना कार्ड देने के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, सिस्टम आपका चल नहीं रहा, तो लोगों को आप सड़कों पे आके तंग क्यों कर रहे हैं? आज भी आपने नाके लगाए। हाँ, पहले आप अपने सिस्टम ठीक करें, फिर आप लोगों की तरफ आएं। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम हेडलाइंस के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी और रोड पर अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो गाइडलाइंस क्या हैं, हम अक्सर आपके साथ शेयर करते रहते हैं। शहर में आपने किस तरह से ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करनी है, जुर्माने क्या होंगे, सिटी ट्रैफिक पुलिस का क्या रोल है, ये तो हम अक्सर आपसे डिस्कस करते ही रहते हैं। प्रोग्राम के स्टार्ट में भी हमने गुफ्तगू इस बारे में की है क्योंकि स्मॉग तदारुक पे हम बात कर रहे थे। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे उन लोगों के लिए जो कि मोटरवे पर सफ़र करते हैं, करने जा रहे हैं, उनके लिए गाइडलाइंस क्या हैं, मोटरवे पर सफ़र करने वालों को किन किन एहतियाती तदाबीर की ज़रूरत है,
कौन कौन सी खिलाफ वर्जी पर कौन कौन सा जुर्माना होगा। बुनियादी तौर पर सिर्फ हम जुर्माने डिस्कस नहीं करेंगे, ये प्रोग्राम डिज़ाइन करने का मकसद ये है कि हमने आप में शऊर बेदार करना है, आपको बताना है कि जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी का आप जिस तरह से सबूत दे सकते हैं। अगर आप मोटरवे पर सफ़र कर रही हैं तो बहुत ज़रूरी सबसे पहले ये है कि आप अपनी गाड़ी की फ़िटनेस चेक करें, क्योंकि आपकी ज़िंदगी का सवाल है, आपने एक लंबा सफ़र करना है, आपकी गाड़ी इस काबिल है भी या नहीं ये चेक करना बहुत ज़रूरी है। गाड़ी के वाइपर सही हैं या नहीं, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो समटाइम हम नज़रअंदाज कर देते हैं। खैर, गाइडलाइंस क्या हैं जो लोग मोटरवे पर सफ़र करने जा रहे हैं, कौन सी खिलाफ वर्जी करेंगे तो कितना जुर्माना होगा। खुदा ना खास्ता अगर किसी के साथ कोई हादसा पेश आ जाता है, समटाइम हम देखते हैं शहर में एक गाड़ी चल रही है उसमें आग लग गई है, तो मोटरवे पर दूर दूर तक आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा होता, तो मोटरवे पुलिस ऐसे में आपको कैसे फैसिलिटेट करेगी। अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, अगर किसी का गाड़ी का टायर बर्स्ट हो जाता है, ये डिफरेंट चीज़ें हैं जो कि आप नहीं बता सकते कि किसी के साथ भी ये हादसा हो सकता है। तो इस तरह की चीज़ों में मोटरवे पुलिस जो है वो किस तरह से फैसिलिटेट करती है। खुदा न खास्ता अगर कोई मरीज़ है गाड़ी में, अगर कोई एकदम से बीमार हो गया है तो क्या डॉक्टर वहाँ पे मौजूद होता है, ये फैसिलिटी हासिल है या नहीं है। और आगे फिर आपको पता है जी सर्दियाँ आ रही हैं तो एक बहुत बड़ा इशू, हम तो पल पल आपको बाखबर रखते हैं कि मोटरवे ट्रैफिक के लिए बंद है, फॉग की सूरत हाल है। तो रात को सफ़र करने वालों के लिए क्या गाइडलाइन है, दिन में सफ़र करने वालों के लिए क्या गाइडलाइन है, ड्राइवर का बेस्ट होना कितना ज़रूरी है। मोटरवे पर एमी कोई कच्चा ड्राइवर भी नहीं जा सकता। अच्छा जी, फर्स्ट लेन सेकंड लेन किस तरह से, हैवी ट्रैफिक के लिए क्या गाइडलाइंस हैं, ये सब चीज़ें आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। अगेन बुनियादी मकसद ये है कि आप में शऊर बेदार करना, लोगों को बताना कि आपने जिम्मेदारी का सबूत किस तरह से देना है। सेक्टर कमांडर मोटरवे पुलिस फैसल अकरम साहब हमारे साथ मौजूद है, अपने शो में वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले बात होगी वो लोग जो कि मोटरवे पर सफ़र करने जा रहे हैं, उनके लिए गाइडलाइन आप क्या शेयर करना चाहेंगे जो सबको इक्वली फॉलो करनी है, चाहे वो हैवी ट्रैफिक है, चाहे वो छोटी गाड़ी है, चाहे वो बड़ी गाड़ी है, क्या फॉलो करना है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये बड़ी बुनियादी बात आपने की है और जो हर रोड यूज़र को पता होना चाहिए। मोटरवे पे आप जिस तरह आपने पहले भी बताया, इस पे सफ़र जो है आपका हाईवे की निस्बत या शहर की रोड की निस्बत बड़ा मुख्तलिफ है। अगर आप बुनियादी गाइडलाइंस की बात करें तो मैं इसको दो हिस्सों में तकसीम करूँगा। बुनियादी तौर पे मोटरवे के ऊपर हम इंश्योर ये करते हैं कि जो रोड यूज़र हैं, एक तो वो ऐसी वायलेशंस ना करें जिनकी वजह से उनको जुर्माना हो सकता है, और दूसरी बात ये कि कुछ ऐसी वायलेशन लोग करते हैं जिनकी वजह से हादसात होते हैं। बिल्कुल, मैं इनको दो मुख्तलिफ एंगल से देखता हूँ। तो उसमें सबसे पहले तो ये है कि अगर आप जिन चीज़ों की वजह से हादसात होते हैं वो मैं बताना चाहूँगा। टायर बर्स्ट की वजह से मोटरवे पे बहुत एक मेन रीज़न बनी है। उसके अलावा जब आप नींद में होते हैं या थके होते हैं, उस सूरत में आप गाड़ी चलाते हैं तो हादसे का शिकार हो जाते हैं। और तीसरी बात ये कि आप मोटरवे के ऊपर केयरलेस ड्राइविंग करते हैं। केयरलेस ड्राइविंग में काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसमें सबसे पहले तो ये है कि आप ओवर स्पीडिंग में अगर करते हैं तो वो एक बायस हो सकती है। ओवरटेक लोग बहुत बहुत बुरा करते हैं, मैंने तो खुद ये चीज़ें एक्सपीरियंस की। अब ये दो बुनियादी चीज़ें हैं कि एक आप रूल्स की वायलेशन करते हैं जो हो सकता है कि एक्सीडेंट का बायस तो ना बने, लेकिन जो आपकी गलतियाँ, जो आपकी वायलेशन एक्सीडेंट का बायस बनते हैं, हम कोशिश करते हैं कि सबसे पहले उसको इंश्योर करें कि उसके मतलब लोगों को आगाही दें। जिस तरह आपने फ़िटनेस की बात की, अब गाड़ी की फ़िटनेस में मेरे ख्याल में सबसे अहम तो ये है कि आप गाड़ी का टायर की बुनियादी तौर पे आपको पता होना चाहिए कि मेरी गाड़ी के टायर ठीक हालत में है। यानी आप मोटरवे पर अगर जाने लगे हैं तो उससे पहले आपने इन चीज़ों का अपनी गाड़ी से रिलेटेड ख्याल रखना है। आप बता दीजिए। और मैकेनिकली जो है आपकी गाड़ी फिट है या नहीं है, क्या आपने उसको मोटरवे पे लाने से पहले क्या इंश्योर किया है, इसको आपने किसी मैकेनिक को कभी चेक कराया हो? साहब ऐसा है कि किसी भी गाड़ी का सरप्राइजिंगली आप कहते हैं जी फिटनेस सर्टिफिकेट दिखा दें, ऐसा होता है जी? ये कमर्शियल गाड़ियों के लिए तो बहुत ज़रूरी है। जो हमारी कार्स हैं या ज़ाती पर्सनल गाड़ियाँ हैं उसमें तो फिटनेस का कोई वो तो सर्टिफिकेट इशू नहीं कोई अथॉरिटी करती, लेकिन जो कमर्शियल गाड़ियाँ हैं, ख़ासतौर पे HTVs हैं, ऑयल टैंकर्स हैं, गैस बाउजर्स हैं, ऐसी गाड़ियाँ जो कि हैज़र्डस मटीरियल लेके जाती हैं, जिसकी वजह से खुदा ना खास्ता उनके ख़राब होने से या उनमें कोई फॉल्ट आने से
کوئی اور گاڑی حادثہ کا باعث بن سکتی ہے جو بڑے حادثہ کا باعث بن سکتی ہے۔ ڈرائیونگ لائسنس بھی کیا موٹر وے پہ سفر کرنے والوں کے پاس آئی ڈی کارڈ ڈرائیونگ لائسنس ہونا ضروری ہے؟ جی آئی ڈی کارڈ تو وہ تو ایک ہر شہری کی شناخت کے لیے چونکہ ہر ہونا چاہیے، لیکن ڈرائیونگ لائسنس جو ہے وہ ایک بنیادی چیز ہے۔ اگر آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے آپ موٹر وے پہ بالکل آپ کو آنا ہی نہیں دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا، سم ٹائم ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، ایک لمبے سفر پہ نکلے ہیں ڈرائیونگ لائسنس ہی نہیں رکھنا یاد رہا، تو یہ بہت ضروری چیز ہے کہ آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس بھی ہونا چاہیے۔ بے شک اس میں میں عرض کروں گا کہ ڈرائیونگ لائسنس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں جی میں تو بھول گیا، میرے پاس تو ہے نہیں، لیکن اب ہمارے پاس فیسلٹی ہے، ہم آن لائن بھی چیک کر لیتے ہیں، ہمارے پاس ایپ ہے، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ جی وہ ہولڈر ہیں، ہمیں اپنا کوئی آئی ڈی کارڈ کا کوئی وہ بتا دیں گے نمبر یا آئی ڈی کارڈ ہولڈر ہیں تو ہم اس کے تھرو بھی چیک کر لیتے ہیں۔ اسی طرح انڈر ایج جو ڈرائیور ہوتے ہیں، اسی طرف آنے والی تھی، شہر میں یہ کارروائیاں ہوتی ہیں کم عمر ڈرائیورز کے خلاف، تو کیا موٹر وے پہ بھی کم عمر ڈرائیور نہیں آ سکتا؟ بالکل اس میں تو بالکل ڈینجرس ہے، زیرو ٹالرنس ہے، اور ہم اس کو ٹارگٹ بھی کرتے ہیں۔ اگر کوئی انڈر ایج ڈرائیور ہیں ان پتہ بھی لگ جاتا ہے، ہمارے آفیسر جب بریف کر رہے ہوتے ہیں یا گاڑیوں کو روک رہے ہوتے ہیں اس سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ ڈرائیور انڈر ایج ہے، اور انڈر ایج ڈرائیور کو نہ صرف جرمانہ کیا جاتا ہے بلکہ ان کو موٹر وے سے بھی اتار دیا جاتا ہے۔ وہ کون سی ٹریفک ہے جو موٹر وے پر نہیں آ سکتی؟ رکشا، آٹو رکشا، موٹر بائک، سائیکل، اگر ایسا ہو تو کیا ہیوی جرمانہ ہوتا ہے؟ جی بالکل، یہ تو موٹر وے پہ بالکل ان کا آنا ممنوع ہے، کیونکہ اسی طرح ٹریکٹر ٹرالیز بھی ہیں۔ اس طرح کے واقعات موٹر وے کے اوپر چونکہ انٹری کے لیے اگر تو پراپر پلازا کے اوپر اگر ہماری ڈیوٹیز ہیں اس کے اوپر تو ہم کسی کو انٹر ہونا نہیں دیں گے، نہ ہی وہ پاسبل ہے اس کے لیے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ موٹر وے کا لنک جہاں پہ شہر کے ساتھ ہے وہاں پہ کوئی انٹری پوائنٹ پراپر نہیں بنا ہوا، جس طرح شاید آپ کے مشاہدہ میں آیا ہو ٹھوکر سے اگر آپ سفر کرتے ہیں بابو صابو کی طرف، اس طرف یہ وائلیشن ہوتی ہے، لیکن اس کے خلاف بھی سخت ایکشن لیا جاتا ہے، ان کی گاڑیوں کو خلاف نہ صرف جرمانے ہوتے ہیں بلکہ ان کو بند بھی کر دیا جاتا ہے۔ سر مجھے یہ بتا دیجیے گا موٹر وے پر مانیٹرنگ کا سسٹم کتنا افیکٹو ہے؟ کیا واقعی ہی کوئی بھی وائلیشن بچ نہیں سکتی ہے؟ مانیٹرنگ کا سسٹم، کیونکہ شہر میں تو اکثر ہم دیکھتے ہیں کیمراز لگے ہوئے، کچھ چل رہے ہیں کچھ نہیں چل رہے ہیں، تو کیا موٹر وے پہ بھی یہ چیز؟ جی اب تو اسمارٹ موٹر ویز کا کنسیپٹ آ گیا ہے، اس میں یہ ہے کہ کیمراز لگے ہوئے، سرویلنس کیمراز بھی ہیں، اسپیڈ کو جو مانیٹر کرتے ہیں وہ کیمراز بھی ہیں، اسی طرح کسی گاڑی کو ہیلپ چاہیے تو وہ بھی کیمراز میں گاڑی کھڑی آ جاتی ہے، وہ گاڑی نو پارکنگ ایریا، چونکہ موٹر وے کے اوپر آپ بلا وجہ گاڑی پارک نہیں کر سکتے، تو وہ بھی اس کو بھی چیک کیا جا سکتا ہے۔ تو مانیٹرنگ کا سسٹم ابھی اس میں امپروومنٹ کی ضرورت تو ہے، لیکن یہ موجود ہے، اس کے اوپر باقاعدہ ڈیوٹیز ہوتی ہیں، وہ ہمیں انفارم کرتے ہیں، پھر ہماری گاڑی وہاں پہ جا کے ان کو انفورس کرتی ہے یا ان کی اس وائلیشن کو چیک کر کے ان کو جرمانہ کرتے ہیں۔ کچھ آپ گائیڈ لائن یا کچھ سوشل میڈیا اپنی چینل سے یہ چیزیں شیئر کرتے رہتے ہیں کہ آپ کے پاس فرسٹ ایڈ کٹ لازمی ہونی چاہیے اگر آپ سفر کر رہے ہیں، پھر محفوظ سفر کے لیے آپ کو یہ چیزیں فالو کرنی ہے، یہ بڑا ضروری ہے شہریوں کے ساتھ ٹائم ٹو ٹائم یہ چیزیں آپ کمیونیکیٹ کرتے رہیں؟ جی بالکل، اس میں یہ ہے کہ ہمارا ایک ہائی وے کوڈ ہے، سیفٹی کوڈ ہے، اس کے اندر جو بھی لائسنس ہولڈر ہوتا ہے وہ ایک پورا بک لیٹ ہے، اس کے اندر تمام ہدایات دی گئی ہوئی جس طرح آپ بیان کر رہی ہیں، اس میں یہ فرسٹ ایڈ کٹ کا ہونا، اب یہ چیزیں اگر آپ کے پاس ایک روڈ سیفٹی کون بھی ہونی چاہیے، ایک انتباہی ٹرائنگل ہوتی ہے وہ بھی آپ کی گاڑی میں ہونی چاہیے، اس کی وجہ اور اس کے نہ ہونے پہ بھی آپ کو جرمانہ کیا جا سکتا ہے اگر یہ چیزیں آپ نے گاڑی میں نہیں رکھی ہوئی، اور یہ گاڑی میں رکھنا نہ صرف آپ کی اپنی سیفٹی کے لیے ضروری ہے بلکہ آپ کو جرمانوں سے بھی بچانے کے لیے، اگر موٹر وے پولیس رینڈملی اگر چیک کرے کوئی گاڑی کے جی آپ کے پاس اپنی سیفٹی کے لیے کیا ہے، اسی طرح اب ہم نے یہ بھی انشور کرنا شروع کر دیا ہے کہ آپ اپنی کار میں یا ذاتی گاڑی میں آگ بجھانے والا آلہ بھی رکھیں، جس طرح آپ نے ابھی ذکر کیا ہے کہ بعض اوقات گاڑی کو آگ شارٹ سرکٹ سے آگ لگ جاتی ہے یا گاڑی میں کوئی ایسا فالٹ آ گیا ہے اس کی وجہ سے آگ لگی تو اس میں قیمتی انسانی جان بچائی جاتی ہے۔ اچھا جی، میکینک کی سہولت موجود ہے، ڈاکٹر کی سہولت موجود ہے، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ان پلانڈ ہوتی ہیں، کبھی بھی خدا نہ خواستہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہیں، تو اگر کوئی مریض ہے تو اس کا اگر فوری طور پر فرسٹ ایڈ دینی ہو تو موٹر وے پولیس کے پاس کیا اس کا انتظام ہے؟ جی بالکل، کئی دفعہ ہم نے ایسے پیشنٹس کو ریسکیو کیا ہے، بعض اوقات کارڈیک اریسٹ کا مسئلہ آ گیا، اچانک طبیعت خراب ہو گئی تو ہماری اپنی گاڑیوں میں بھی فرسٹ ایڈ باکسز موجود ہیں، اور ہم اپنے آفیسرز کو ٹرین بھی کرتے ہیں اور ان کو فرسٹ ایڈ کے کورسز بھی کرائے جاتے ہیں، اور اسی طرح جس طرح آپ نے اویلیبلٹی کی بات کی ہے تو جو ادارہ جو فیسلٹیز مہیا کرتا ہے موٹر وے کے اوپر ان کے پیرامیڈیکل سٹاف ہوتا ہے، ان کے پاس وہ ایمبولینس میں موجود ہوتے ہیں، اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا
کسی پیشنٹ کو ضرورت پڑ جاتی ہے فرسٹ ایڈ کی یا فوری امداد کی، تو وہ ایمبولینس میں عملہ موجود آ کے ان کو فرسٹ ایڈ دیتا اور پھر کسی قریبی ہاسپٹل میں ان کو ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے، اور اس میں کوئی ٹائم کنزیومنگ نہیں ہے، ودن 5 اور میکسیمم ہمارا جو رسپانس ٹائم ہے وہ 5 منٹس ہے۔ سر مجھے یہ بتا دیجیے گا جرمانے کس کس صورت میں ہوتے ہیں، کیونکہ لوگوں کو یہ بھی بتانا بہت ضروری ہے کہ اگر موٹر وے پہ یہ خلاف ورزیاں آپ کریں گے تو یہ جرمانہ ہوگا، اور یہاں کی طرح جس طرح شہر میں جرمانے سے بچت ہو جاتی ہے وہاں کیا بچت والا کانسیپٹ ہے، اور جرمانہ پے کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ جی جرمانے تو موٹر وے پولیس کا 26 سال پہلے جب ادارہ قائم ہوا تھا تو اس کے آج جس طرح ہم 11 اکتوبر والا دن یہ بات کر رہے ہیں تو 26 سال بعد 1 اکتوبر کو اسی سال جرمانوں میں اضافہ کیا گیا ہے، اور موٹر وے کے اوپر تو زیرو ٹالرنس ہے، روڈ یوزر کو بھی پتہ ہے کہ بھئی ادھر تو بچت نہیں ہوگی، جو بھی آپ نے وائلیشن کی اس پہ آپ کو جرمانہ کیا جائے گا۔ تو اب اسی تناظر میں لوگوں کی سیفٹی کے لیے موٹر وے پہ سفر کو محفوظ بنانے کے لیے، ایکسیڈنٹ فری کرنے کے لیے ہمارے ادارے نے یہ اسٹیپ لیا ہے، اور کار اور جیپس کے جو جرمانے ہیں ان کو ریوائز کیا گیا ہے، جو کہ پہلے کم تھے، اور اس کا میں آئی مسٹ اپریشیٹ کہ جہاں پر آپ نے پابند بنانے نا لوگوں کو قوانین کا، وہاں پر پھر یہ اسٹیپس آپ کو لینے پڑتے ہیں کیونکہ لوگ اس طرح نہیں مانتے ہیں۔ جی اس میں عرض کرتا ہوں کہ ابھی تقریباً 1 اکتوبر کو اگر یہ ہمارا اسٹارٹ ہوا ہے انہانسمنٹ کا، اور اس میں وائلیشن میں بھی واضح کمی آئی ہے، اور لوگوں کو احساس بھی ہوا ہے، اور جرمانے جب انہوں نے دیکھا کہ پہلے تو 750 روپیہ تھا، اب وہ 26 سال پہلے بھی 750 تھا، آج بھی اتنا جرمانہ تھا، اور اس سے ہمارے موٹر وے کے اوپر گاڑیوں کی اوور اسپیڈنگ کی جو ہے وہ اسٹینڈ اس میں بڑا کمی واقع ہو گئی ہے، اور اس سے اب لوگوں کو فیل ہوا، اور وہ اس میں یہ بڑی اچھی بات ہے کہ لوگوں کو ہم نے آگاہی بھی دی، اور کسی نے یہ بھی اعتراض نہیں کیا جی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، یہ اعتراض والی بات بھی نہیں ہے، اس چیز کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ محفوظ سفر کے لیے یہ چیزیں بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر ہم ان پر عمل نہیں کریں گے تو پھر اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی ہم جو ہے وہ نقصان جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ محفوظ سفر کتنا یقینی کیسے بنایا جا رہا ہے؟ اگر خواتین سفر کر رہی ہیں تو ان کے لیے کیا موٹر وے محفوظ ہے؟ اس کے لیے کیا اسٹیپس لیے گئے ہیں؟ جی بالکل، موٹر وے کے اوپر خواتین بھی سفر کرتی ہیں، خود بھی اگر وہ ڈرائیونگ کر رہی ہیں تو ان کو میں یہ کچھ باتیں بھی بتانا چاہوں گا کہ وہ کس طرح اپنا سفر کو محفوظ بنا سکتی ہیں اور اچھے طریقے سے ڈرائیو کر سکتی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ضروری ہے ان کے لیے کہ وہ اچھے طریقے سے لائسنس ہولڈر ہوں اور انہوں نے ٹریننگ لی ہو گاڑی موٹر وے پہ لانے سے پہلے، اور موٹر وے کے جو اصول و ضوابط ہیں ان کے اوپر وہ اگر عمل کریں گے، سیٹ بیلٹ لگائیں گے، آپ موبائل فون کا استعمال نہیں کریں گے، اور پراپر لین میں آپ اپنی رہیں گے، اس طریقے سے اگر آپ عمل کریں گے تو نہ صرف آپ کا اپنا سفر بھی محفوظ ہوگا بلکہ آپ دوسرے روڈ یوزرز کے لیے بھی سہولت کا باعث بنیں گے۔ اور اسی تناظر میں بتاتا چلوں کہ موٹر وے کے اوپر کچھ گاڑیاں ایسی ہوتی ہیں جو سلو موونگ ہوتی ہیں اور وہ فاسٹ لین میں چلتی ہیں، ان کی وجہ سے نہ صرف دوسرے متاثر ہوتے ہیں بلکہ موٹر وے کے اوپر آپ کو سلو موونگ گاڑیوں کی وجہ سے آپ کو بار بار لین چینج کرنا پڑتی ہے۔ تو اسی طرح اگر آپ جس طرح آپ نے پہلے ذکر بھی کیا، اگر آپ الاؤ کریں تو میں تھوڑا اس کا بتا بھی دیتا ہوں۔ موٹر وے پہ بنیادی طور پہ 3 لین ہوتی ہیں آنے اور جانے کے لیے الگ الگ، تو اس میں ہم نے یہ طریقہ ڈیوائز کیا ہے موٹر وے پولیس نے، عوام کو ہم آگاہی بھی دیتے ہیں کہ وہ لین کا استعمال کیسے کریں گے۔ تو اس میں عرض کروں گا کہ ہمارے ہاں ایک بڑی غلط فہمی ہے روڈ یوزرز کے بارے میں، وہ سمجھتے ہیں کہ سیکنڈ لین گاڑیوں کی ہے اور تھرڈ لین جو ہے وہ اوورٹیک کرتے ہیں اس میں سے، اور فرسٹ لین صرف ایچ ٹی وی کے لیے اور بسز کے لیے، حالانکہ یہ ایسا نہیں ہے۔ موٹر وے کے اصول و ضوابط کے مطابق جو فرسٹ لین آپ کی ہے اس میں 65 سے بلو گاڑی نہیں چلے گی۔ اسی تناظر میں آپ کے توسط سے بتانا چاہوں گا کہ جس طرح ہم موٹر وے پہ زیادہ سپیڈ پہ جرمانہ کرتے ہیں، اسی طرح لو سپیڈ کی بھی ایک لیمٹ ہے۔ اچھا، جی وہ ہو سکتا ہے کیونکہ جب آپ کا کیمرہ لگا ہوا ہے وہ دیکھ رہے ہیں، تو اس تناظر میں بتاؤں گا کہ 65 کلومیٹر سے بلو بھی آپ نہیں چل سکتے موٹر وے پہ۔ موٹر وے پہ منیمم جو سپیڈ ہے وہ 65 کلومیٹر پر آ رہا ہے، اور اس کے لیے آپ کی فرسٹ لین جو ہے وہ بنائی گئی، چاہے وہ ایچ ٹی وی ہے، چاہے ایل ٹی وی ہے، چاہے وہ کار ہے، اس نے فرسٹ لین میں چلنا ہے۔ اسی طرح جو بھی کار ہے یا فاسٹ موونگ گاڑی ہے یا بس ہے اس نے سیکنڈ لین میں چلنا ہے، اور اگر وہ سیکنڈ لین میں چلتے ہیں تو اپنا سپیڈ وہ 120 کلومیٹر پر آ رکھیں گے، اس سے کم سپیڈ ہے تو وہ فرسٹ لین میں آ جائیں گے۔ اور جو تھرڈ لین ہے وہ صرف اوورٹیکنگ کے لیے،
आप 120 की स्पीड पे जा रहे हैं और आप ओवरटेकिंग करते हैं, फिर अपनी साइकिल लेन में आ जाएंगे। ये तरीका इसलिए डिवाइस किया गया है कि ताकि फ्री फ्लो ऑफ ट्रैफिक को मेंटेन रखा जा सके। बहुत अच्छी चीज़ है ये जी। अच्छा जी, अब वो लोग जो कि मोटरवे पर सफ़र करना चाहते हैं, कर रहे हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन पूछना चाहते हैं, उनके लिए कोई हेल्पलाइन, कोई ऐसी वेबसाइट जहाँ पर वो कॉल करके या फिर रब्ता करके पूछ सकते हैं कि जी हम ये इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं? बिल्कुल, उसमें 130 हेल्पलाइन है मोटरवे पुलिस की, शुरू से ही है और उसका मैकेनिज्म भी बड़ा अच्छा है और फौरी तौर पे इंफॉर्मेशन मिल भी जाती है। इसी तरह अगर आप हम सफ़र ऐप है मोटरवे पुलिस की, अगर वो आप डाउनलोड कर रहे हैं, इसी तरह आप सोशल मीडिया के थ्रू भी मोटरवे पुलिस से जो आप सफ़र करने से पहले या सफ़र के दौरान आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो वो आप उस पर ट्रैवल एडवाइजरी भी है मोटरवे पुलिस की, उस ट्रैवल एडवाइजरी पे भी आप ये वो सब चीज़ें जहाँ से आपको अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ले सकते हैं। स्मॉग के लिए बड़ी एफर्ट की जा रही है, तदारुक के लिए हम देख रहे हैं छुट्टी का ऐलान भी अब किया गया है, फिर इसके अलावा सिटी ट्रैफिक पुलिस भी काम कर रही है। तो मुझे ये बता दें, मोटरवे पर अक्सर हम देखते हैं फसलें वगैरह जलाई जा रही हैं, धुआं छोड़ने वाली अगर गाड़ियाँ हैं, तो आप इस मामले में कितना एक्टिव हैं? जी बिल्कुल, ये दो चीज़ें आपने बड़ी सही इसमें आपने जो पूछा है। मोटरवे के दोनों अतराफ इस वक्त धान की फसल जो है वो तैयार हो चुकी है, इसके जो बाकियात को जो आग लगाई जाती है ये भी एक स्मोक का बहुत बड़ा रीज़न है। अब ये चूँकि मोटरवे की डायरेक्ट डोमेन नहीं है, लेकिन इसमें भी हमने बड़ा अच्छा मैकेनिज्म बनाया हुआ है। अगर कोई धान की फसल की बाकियात को आग लगाता है तो हम उसकी वीडियो बना लेते हैं, उसका एरिया लिख लेते हैं, उसकी फिर डायरेक्ट रिपोर्ट हम जो ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट के एक फोकल पर्सन है उनको भिजवा देते हैं। इस पर दफ़ा 144 भी नाफिज है जी। अब और ख़ास तौर पे इस तनाजुर में लाहौर हाई कोर्ट ने सख्ती करते हुए जुर्माना भी बढ़ा दिया। जी बिल्कुल। अब पहले जुर्माने की रकम कम थी, अब उसको बढ़ा दी और उसके खिलाफ FIR भी होती है। ठीक है। अब इस यानी आप इसमें प्रॉपर ताउन कर रहे हैं? जी बिल्कुल। मोटरवे पुलिस का अब खुद तो FIR नहीं दे रही क्योंकि अदालत आलिया का हुक्म है, मुतलका इदारे को वो इंफॉर्मेशन दे दी जाती है और उसके खिलाफ जुर्माना भी होता है और FIR भी होती है। सही। और दूसरा आपने बात की धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ, इसमें हम एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के साथ मिल के अपने ब्रीफिंग पॉइंट्स पे जिस तरह रावी टूल प्लाजा है, गाड़ियों को रोक के चेक करते हैं, जो गाड़ियाँ इस काबिल नहीं हैं, जो ज़्यादा धुआं देती हैं, जो अनफिट है, उनको मोटरवे से रिटर्न करा दिया जाता है। सही। मैसेज क्या होगा आपका देखने वालों के लिए? जी बिल्कुल, ये मैसेज मेरा बड़ा सिंपल होता है कि ABC, ऑलवेज बी केयरफुल। बहुत अच्छी बात है। अगर आप मोटरवे पे सफ़र कर रहे हैं, हाईवे पे सफ़र कर रहे हैं, आप कवानीन के ऊपर अमल करें, केयरफुल रहें, अपनी जान का भी हिफाजत की यकीनी बनाएं, बल्कि दूसरों की जान को भी आप इंश्योर करें कि वो भी। इसका तरीका ये होता है, मैं कहूँगा कि मोटरवे पे सफ़र करते हुए आप सीधा समझे कि मैं ठीक जा रहा हूँ तो कोई और गलती नहीं करेगा, आपने दूसरों की गलतियों को भी अवॉइड करना है। हाँ, आपने किसी से खुद भी बचना है, एक्टिव रहना है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हम मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन जितनी शेयर कर सकते थे हमने कोशिश की है कि कर सकें। आपने मोटरवे पर अगर सफ़र करना है तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर पूरी करनी है, जिम्मेदारी का सबूत देना है, महफूज सफ़र को यकीनी बनाना है ताकि आपके साथ साथ दूसरे लोग भी महफूज सफ़र कर सकें और अपने प्यारों तक खैर आफियत पहुँच सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। आपका हसीन चेहरा, आपकी शख्सियत की पहचान। फायजा ब्यूटी क्रीम, पहचानो खुद को। A product by Punia Brothers. अल नूर ऑर्चर्ड में A ब्लॉक एक्सटेंशन में तामीर के लिए तैयार प्लॉट्स अवेलेबल हैं। 15% से बुकिंग और पोजेशन सिर्फ 60 दिन में। अल नूर ऑर्चर्ड 042 111 333 987, a project of Al Jaleel Developers. I hope you will be home early tonight. Love? I'm gonna have to call you back. Hello? 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 आओ बस जाए बाहर, जहाँ मुस्कुराए जिंदगी, जहाँ आसमां करे बातें पानियों से, जहाँ हवाओं में है serenity. Rediscover happiness.
Lake City. Live the luxury. Hello. कहाँ रह गए थे? I've been trying to call you all day. तुम कहती थी ना हमें अपना नया घर बनाना है. हाँ. Well, I found a new home. Really? Where? Of course, Lake City. Wow. Can't believe it. We have to come here. The kids are gonna love it. तो बताओ ना. आओ बस जाए वहाँ जहाँ मुस्कुराए जिंदगी. मरीना स्पोर्ट्स सिटी रेजिडेंशिया में 3, 5, 10 मरला या 1 कनाल का प्लॉट बुक करवाएं और अपनी इन्वेस्टमेंट पर 20% तक कंफर्म मुनाफा कमाएं. तो इंतजार किस बात का है? अभी फोन उठाइए और अपना प्लॉट बुक करवाएं. अर्बन सिटी लाहौर, मेन जीटी रोड पर सबसे बड़े फ्रंट के साथ. So are you ready to live something more? अर्बन सिटी लाहौर 042 111 666 888. पार्क वैली हाउसिंग स्कीम, मेन शरकपुर रोड की प्राइम लोकेशन पर, जहां रसाई सिर्फ चंद मिनटों में. पार्क वैली हाउसिंग स्कीम. हम कागज के नहीं जमीन के टुकड़े देते हैं. आपके साथ वेदर अपडेट जो है वो शेयर करनी है, तो देखते हैं टुडेज वेदर. फातिमा हमारी रिपोर्टर इस वक्त मौजूद हैं आउटडोर, उनसे जानेंगे. जी बताइए. सर्द मौसम की आमद के साथ ही शहर में ठंडी हवाएं चलने का सिलसिला भी जारी है. हल्की सी धूप के साथ जो है ठंडी हवाएं भी चल रही है, जिससे शहरी जो हैं वो खिलखिला उठे हैं. ना सिर्फ शहरी बल्कि जो फूल पौधे और सब्जा है उसने जो है गहरा रंग पकड़ लिया है. इसके अलावा अगर हम आज के दर्जा हरारत की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और कम से कम जो है वो 23 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है. हवा में नमी का तनासुब जो है वो 73% है और हवा जो है वो 7 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही है. महकमा मौसमियात का ये कहना है कि रातें जो ठंडी हैं और दिन में ठंडी हवाएं भी चल रही हैं हल्की सी धूप के साथ, लेकिन आने वाला जो मौसम है वो बेहतर रहेगा, लेकिन हल्की हल्की गर्मी भी पड़ेगी. अगर हम फ़िज़ाई आलूदगी के एतबार से बात करें तो लाहौर शहर पहले नंबर पर आया है. AQIQ की मजमूई शरह जो है वो 160 रिकॉर्ड की गई है और मज़ीद जो है ये कहना है महकमा मौसमियात का कि शहरी जो हैं वो सर्द मौसम का इंतज़ार करते हैं, लेकिन इस बार जो है सर्द मौसम की आमद के साथ ही जो है हल्का हल्का जो मौसम है वो खुशगवार होना. थैंक यू सो मच फातिमा. मौसम के बारे में आपने हमें बताया. बर्थडे लिस्ट की तरफ आ जाते हैं. सेगमेंट है जी आज के भाव. आज की रेट लिस्ट बताने के लिए हमारी रिपोर्टर अक्सा इस वक्त ओपन मार्केट में मौजूद हैं, तो आज सब्जियों की कीमतें क्या हैं वो हमें बताएंगी. ओवर टू यू अक्सा. ना सब्जियों की कीमत में उतार चढ़ाव का सिलसिला देखने में नज़र आ रहा है. सब्जियों के सरकारी रेट और ओपन मार्केट में बिकने वाली सब्जियों की कीमतों में खासा फ़र्क देखने में नज़र आ रहा है. अगर सब्जियों की कीमतों के हवाले से बात करते चलें तो ओपन मार्केट में प्याज की कीमत 120 रुपये है, जबकि सरकारी कीमत में वो 100 रुपये लगाया गया है. टमाटर की अगर कीमत की बात करें तो सरकारी कीमत उसकी 115 रुपये है, लेकिन उसको ओपन मार्केट में 140 रुपये की कीमत में फ़रोख्त किया जा रहा है. अगर अदरक की सरकारी नला की कीमत में बात करें तो अदरक 1240 रुपये कीमत सरकारी कीमत जो है इसकी मुकर्रर की गई, लेकिन ओपन मार्केट में उसको 1300 रुपये की कीमत में फ़रोख्त किया जा रहा है. अगर मेथी की सरकारी कीमत के हवाले से बात करें तो मेथी की सरकारी कीमत 200 रुपये है, जबकि उसको दुकानदार जो है 220 रुपये की कीमत में फ़रोख्त करते नज़र आ रहे हैं. शिमला मिर्च की सरकारी कीमत के हवाले से बात करें तो शिमला मिर्च 230 रुपये सरकारी कीमत जो है इसकी मुकर्रर की गई है, लेकिन दुकानदार उसको 280 रुपये की कीमत में फ़रोख्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं. टिंडे जो देसी हैं वो 160 रुपये सरकारी कीमत उनकी मुकर्रर की गई है, लेकिन उनको 200 रुपये की कीमत में फ़रोख्त किया जा रहा है. अगर पालक फार्मी की बात करें तो पालक फार्मी की सरकारी कीमत. आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है. हमारी और आपकी कल मुलाकात होगी सेम टाइम पर. तब तक के लिए इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.